अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में, तो फिर हम पश्चिमी विक्षोभ की बात करेंगे। अब पश्चिमी विक्षोभ हमारे सिलेबस में है, तो ध्यान रखना कि ये जो सिलेबस में पॉइंट लिखे हुए हैं ये ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, और ये इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ पर संक्षेप में चर्चा कीजिए, टिप्पणी कीजिए, विवेचना कीजिए, भारतीय मानसून पर प्रभाव बताइए। इसीलिए ये कोई प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, एक्चुअली ये इंडिविजुअल टॉपिक है और प्रत्येक टॉपिक में कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा समझने के लिए। तो आज तुम ये मूड बनाकर बैठना कि पश्चिमी विक्षोभ आज की पूरी क्लास में शुरू से लेकर एंड तक जब हम कंप्लीट करेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ हमारी जेब में होगा। और कुछ इस प्रकार से हमने क्लास को कंटिन्यू किया था। तो पश्चिमी विक्षोभ को समझाने के लिए ये वाला चित्र आप लोगों को याद होगा जो हमने कल की क्लास में यहाँ पर छोड़ के चले गए थे। यहां तक बोलो सर क्लियर है, हम अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब आप आगे प्रोसेस कीजिए। अंजलि कह रही सर लाफिंग बुद्धा टेबल पर रखिए। करुणा बोल रही सर मुझे भी छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा उनको आता है जो कमजोर होते हैं। जैसे मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता हूं, इसका मतलब मैं अंदर से कमजोर हूं। मैंने कहीं पढ़ा था अनावश्यक क्रोध कमजोरों का आभूषण होता है। तो यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हें गुस्सा आता है तो ये तुम्हारी तारीफ नहीं है, ये तुम्हारे पर्सनैलिटी पे धब्बा है। जैसे कि मेरी पर्सनैलिटी पे धब्बा है गुस्सा आना। गुस्सा की खास बात और है, गुस्सा हमेशा अपने से कमजोर पर आता है, अपने से बड़े पे नहीं आएगा कभी। जैसे मान लो कि कोई ठेले वाला हो, कोई ऑटो वाला हो, तुम्हें मालूम है कि उसकी हैसियत तुमसे कम है तो तुम उस पर गुस्सा दिखा सकते हो। वहीं कोई कलेक्टर और एसडीएम साहब जा रहे हो, तुम्हें कितना भी गुस्सा आ रहा हो दांत पीस के रह जाओगे, बोल नहीं पाओगे। इसका मतलब गुस्सा सिचुएशनल होता है और गुस्सा केवल उन्हीं को आता है जो अंदर से कमजोर होते हैं। मैं गुस्सा करता हूं इसका मतलब मैं अंदर से खोखला हूं। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी अंदर से खोखली है तो निश्चित तौर पर तुम गुस्सा करोगे। अंदर से मजबूत हो तो व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करेगा, वो समझदारी दिखाएगा। इसलिए जीवन में समझदारी दिखाइए। गुस्सा करना सबसे आसान काम है, मूर्खों के लक्षण है गुस्सा करना। चलो शुरू करें पश्चिमी विक्षोभ की कहानी को, है ना। पश्चिमी विक्षोभ की कहानी को शुरू करने से पहले यहां पर थोड़ा सा ये वाला आपको डायग्राम या मैं कहूं ये वाला चित्र देखना पड़ेगा पश्चिमी विक्षोभ के लिए। अब सुनो ध्यान से, ये है हमारा प्यारा सा भारत। हमने तो इसमें अफगानिस्तान उसको भी शामिल कर दिया। ये हमारा भारत है। इस भारत में अगर आप देख पा रहे होगे तो मैं इस वाले पार्ट को यहां से हटा देता हूं, बाकी हमें खुद दिख रहा है स्पष्ट रूप से, कोई समझने वाली बात इसमें नहीं है। यहां पर जाएंगे ना, थोड़ा सा समय देना मुझे बहुत जरूरी है ये समझने के लिए। इस वाले हिस्से में ये है हमारा हिमालय। हिमालय भारत का पहरेदार है, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, चीन और विभिन्न देशों से आने वाले आक्रमणकारियों को रोकता है। हिमालय हमारे लिए पहरेदार का काम कर रहा है। अब कंडीशन कुछ इस प्रकार से बन रही है कि सूरज पहुंच चुका है विषुवत रेखा पर। सूरज विषुवत रेखा पर 2 ही बार पहुंचेगा, या तो मार्च के महीने में और या सितंबर के महीने में। अगर सूरज विषुवत रेखा पर मार्च के महीने में है तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में आएगा, और सितंबर के महीने में तो इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा। और जब जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तब तब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होना शुरू होगी। यानी सितंबर के बाद उत्तरी गोलार्ध यानी भारत की जमीन पर ठंडक आना शुरू होती है। इसीलिए सितंबर के बाद भारत में सर्दियां शुरू हो जाती हैं और दिवाली के आसपास हम लोग स्वेटर या फिर ब्लेजर जो भी हमें सर्दी के आइटम पहनने होते हैं हम पहनना शुरू कर देते हैं। तो जो हम पश्चिमी विक्षोभ पढ़ने वाले हैं एक्चुअली यह सर्दी का आइटम है, और यह भारत में पश्चिमी विक्षोभ के रूप में चलने वाली ठंडी हवाओं के रूप में प्राप्त होता है, और यह सामान्यतः सर्दियों में ही उत्पन्न होगा। तो जब भी मैं बोलूं कि पश्चिमी विक्षोभ तो तुम अपने दिमाग में पहली बात यह ध्यान रखना कि इसका संबंध है सितंबर के बाद चलने वाली ठंडी हवाओं से।
अब ये ठंडी हवाएं कैसे चल रही होती हैं उसको समझिएगा थोड़ा सा। ये वाला हिस्सा आप देखो, इस हिस्से में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है हमारा भूमध्य सागर। ये पूरा का पूरा मैंने भूमध्य सागर बना दिया। भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि ये भूमध्य सागर तैथिस सागर का ही अवसाद है और भविष्य में अफ्रीका महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से टक्कर खाएगा और टक्कर खाने के बाद यह वैसे ही स्थिति में आ जाएगा जैसे आज यहां तैथिस सागर हुआ करता था। तो भारत की प्लेट जब यूरेशिया की प्लेट से टकराई तो तैथिस सागर का मलबा हिमालय के रूप में बदल गया। वैसे ही भविष्य में करोड़ों साल के बाद यहां पर भूमध्य सागर हट जाएगा और कोई नवीन वलित पर्वत का निर्माण होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अब पॉइंट ये है कि ये जो भूमध्य सागर वाला हमने यहां पर जिक्र किया है, इस भूमध्य सागर में के पास ऊपर से आ रही हैं ठंडी हवाएं। ऊपर से कैसी हवाएं आ रही हैं? ठंडी। ठंडी को मैं नीले रंग से दिखाना चाहूंगा। तो ऊपर से आ रही हैं ठंडी हवाएं और अफ्रीका महाद्वीप से पहुंच रही हैं गर्म हवाएं। अब कल की क्लास जरा याद करके बताओ मुझे कि अगर ये हवा गर्म है और ये वाली हवा ऊपर वाली ठंडी है, तो जब जब ठंडा और गर्म मिलता है तो दो चीजों का निर्माण होना तय है। पहला निर्माण होगा कोहरे का और दूसरा निर्माण होगा एक ऐसी ऊर्जा का जो हवा का रूप ले लेगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, इसीलिए इन गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने से जो ऊर्जा निकलेगी तरंग के रूप में, वो हवा का रूप ले लेगी जिसे हम जेट स्ट्रीम कहेंगे। और वही जेट स्ट्रीम पृथ्वी के साथ घूमते हुए पश्चिम से पूरब की ओर चलना शुरू करेगी। तो प्रश्न ये है कि जिस पश्चिम विक्षोभ को हम पढ़ने वाले हैं उसकी उत्पत्ति होती कहां है? तो पश्चिम विक्षोभ की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर में। अब यहां पर मैं कुछ फैक्ट लिख रहा हूं जो प्री में भी काम आएंगे और मेंस में भी काम आएंगे। पहले इनको आप अपने डेटाबेस में रख लो, ये हमारे लिए बहुत काम का विषय है और चूंकि यह सिलेबस में दिया गया है इसलिए एक भी फैक्ट मिस नहीं कर सकते। पहला, उत्पत्ति उत्पत्ति कहां होती है? जवाब, भूमध्य सागर से। कब होती है? सितंबर के बाद प्रारंभ। क्यों होती है? ये प्रश्न है, अपने आप से पूछ रहे हैं आप। यहाँ पे प्रश्नवाची चिन्ह लगा दें, नहीं तो कुछ विद्वान आकर ज्ञान देना शुरू करेंगे कि मास्टर साहब ने यहाँ पे प्रश्नवाची चिन्ह क्यों नहीं लगाया। क्यों होती है बताओ, ध्यान से सुनना। ऐसे लिखना, ध्रुवों से आने वाली ठंडी वायु राशि एवं विश्वत से जाने वाली गर्म वायु राशि के मिलने से, गर्म वायु राशि के भूमध्य सागर के समीप मिलने से। मैं सीधा लिखूं के मिलने से, भूमध्य सागर तो लिख दिया है। उत्पत्ति कहां होती है? भूमध्य सागर से। कब होती है? सितंबर के बाद इसकी उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ध्रुवों से आने वाली ठंडी वायु राशि और विश्वत से जाने वाली गर्म वायु राशि आपस में मिलती हैं, तो यहां पर इनकी उत्पत्ति होती है। सर एक बार इसको इमेजिन करवा सकते हैं? हाँ, समझो ध्यान से। मान लो कि यहां पर ये मैंने
ये लो, ये कोई एक अक्षांश बना दिया है। अब इस अक्षांश में कहा जा रहा है कि ध्रुवों से आने वाली ठंडी वायु राशि और विश्व से जाने वाली गर्म वायु राशि, समझ पा रहे हो? तो ये वाली जो राशि है ना, ये है ठंडी, तो ये वाली जो राशि है ये है गर्म, और ये जहां मिल रहे हैं वो भूमध्य सागर का एरिया है। इनके मिलने से इस वाले एरिया में एक ढलुआ आसान तत्व बनेगा, और इसी ढलुआ आसान तत्व को बाताग्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बाताग्र कहा जाएगा। तो ये जो है ये है बाताग्र। बाताग्र का मतलब फ्रंट, और बाताग्र कहूं तो कोहरा समझना। तो इस प्रकार से ठंडी और गर्म वायु राशि जिस क्षेत्र में मिलती है वहां बाताग्र यानी कोहरे का निर्माण होता है, और इन्हीं कोहरे को हम एक रूप से, इसी कोहरे को हम एक रूप से क्या कह रहे हैं? बाताग्र कह रहे हैं। और ये बाताग्र जो है वो निश्चित रूप से जेट स्ट्रीम को भी उत्पन्न करेगा। ये वाली लाइन यहां तक क्लियर है? हाँ सर, यहां तक क्लियर है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो आगे, पश्चिमी विक्षोभ का अर्थ क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ का अर्थ, अगर हमसे कोई पूछे कि पश्चिमी विक्षोभ का अर्थ क्या होता है, तो यहां पे कंटेंट में लिखा है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान होते हैं जो कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और उत्तर पश्चिम भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह विक्षोभ पश्चिम से पूर्व की दिशा में आता है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं। विक्षोभ का तात्पर्य है विक्षुब्ध क्षेत्र। इन्हें भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले एक बहिर्मुख उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में जाना जाता है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ का अर्थ क्या हुआ, तो यहां पर लिखना है विक्षुब्ध। विक्षुब्ध इन्होंने कैसे लिखा है, एक बार देख लो जरा। विक्षुब्ध है ना? हाँ सही लिखा है हमने, विक्षुब्ध, विक्षुब्ध क्षेत्र। अच्छा, पश्चिम विक्षोभ की प्रकृति कैसी होती है? पश्चिम विक्षोभ की प्रकृति कैसी होती है? तो ये इंग्लिश में शब्द बड़ा अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का मतलब ऐसे साइक्लोन जिन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन कहा जाता है। एक प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय साइक्लोन की प्रकृति के होते हैं। सर हमें इसमें से एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आने दो, वेट कर लो। और जब भी कहीं चक्रवात शब्द आ जाए तो इसका मतलब यह निम्न दाब का क्षेत्र होता है, यानी कि वास्तव में पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार से निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं। पॉइंट को समझिएगा, फिर से बोल रहा हूं कि पहले तो ये हमने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, उत्पत्ति कहां होती है, कब होती है, क्यों होती है, पश्चिमी विक्षोभ का अर्थ क्या होता है और प्रकृति क्या है। मतलब तो बोल देना प्रकृति है, ये निम्न दाब के क्षेत्र होते हैं। एक होता है निम्न और एक होता है उच्च। निम्न और उच्च में क्या अंतर है समझिएगा। निम्न का मतलब होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर की विशेषता ये होती है कि हवाएं उसके अंदर प्रवेश करती हैं, और उच्च का मतलब होता है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर का मतलब होता है हवाएं उससे बाहर जाती हैं। तो जब हवाएं इसके अंदर प्रवेश कर रही हैं, हवाएं इसके अंदर प्रवेश कर रही हैं, तो इसको हम चक्रवात कहते हैं। यानी चक्रवात कहने का मतलब है बीच में लो प्रेशर होगा, लो को बोलते हैं निम्न दाब। वो हवाएं अगर बाहर जा रही हैं तो हम इसको कहते हैं प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात का मतलब होता है उच्च दाब का क्षेत्र। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि पश्चिम विक्षोभ का एक्चुअली प्रकृति कैसी होती है, निम्न दाब का क्षेत्र होता है कि उच्च दाब का क्षेत्र होता है, तो तुम बोल देना क्योंकि यह एक प्रकार का चक्रवात है और यह चक्रवात एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल यानी 30 डिग्री के ऊपर जन्म ले रहा है। जो भी चक्रवात 30 डिग्री के ऊपर जन्म लेते हैं उनको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। जो 30 डिग्री के नीचे जन्म लेते हैं उनको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो एक्चुअली यह एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, और जब भी शब्द चक्रवात आ जाएगा तो इसका मतलब यह है निम्न दाब का क्षेत्र है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार से निम्न दाब का क्षेत्र होता है।
अब इसमें एक पॉइंट और रहेगा जो बीचों बीच लिखूंगा यहां पर, कि इससे प्रभावित कौन होगा, इससे प्रभावित कौन होगा, या मैं कहूं यहां पे लिख देता हूं, आर्द्रता इसके अंदर कहां से आएगी, वर्षा भी कराएंगे ना ये, तो याद रखना है यह भूमध्य सागर से आर्द्रता लेता है, या इसको मैं कहीं और सेट कर दूं थोड़ा सा, प्रभाव, ईरान प्रभावित होता है, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, और उसके बाद भारत। पश्चिम से पूरब अगर इसका प्रभाव देखें तो ईरान को भी प्रभावित करता है यह, अफगानिस्तान को भी प्रभावित करता है यह, पाकिस्तान को भी प्रभावित करता है यह, और भारत को। यानी ये प्री का प्रश्न हो गया कि पश्चिम से पूरब पश्चिम विक्षोभ किन किन देशों को प्रभावित करेगा, सीक्वेंस बताइए। तो सबसे पहले वो ईरान में टच करेगा, फिर अफगानिस्तान में, फिर पाकिस्तान में, और फिर भारत में। प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। जब हम प्रभाव की बात करेंगे तो प्रभाव जो सकारात्मक होगा इसको बोलेंगे गोल्डन ड्रॉप। जब मैं बोलूंगा गोल्डन ड्रॉप तो सर्दियों की फसल के लिए अच्छा होगा, इसको मावठा कहा जाएगा। रबी की फसल गेहूं, अफीम, चना। और नकारात्मक प्रभाव जब बोलूं इसका, तो नकारात्मक प्रभाव को बोलते हैं ब्लैक ड्रॉप। ब्लैक ड्रॉप का मतलब है कि यह तबाही मचाएगा, है ना, आपदा लाएगा। जैसे कि उत्तराखंड में भूस्खलन होना इसी का एक कारण है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो प्रभाव आप बताओ पश्चिम से पूरब, ईरान, अफगान, पाकिस्तान और भारत। सकारात्मक प्रभाव गोल्डन ड्रॉप के रूप में और नकारात्मक प्रभाव ब्लैक ड्रॉप के रूप में। अब एमपीपीएससी 2 नंबर पूछ दे गोल्डन ड्रॉप क्या है, ब्लैक ड्रॉप क्या है, हम इसके बारे में और डिटेल में अभी लिखेंगे। फिलहाल हम आपको बहुत बेसिक जानकारी देने वाले हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो एक्चुअली किस कंडीशन में हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे बोलो सर यहां तक बेसिक जानकारी 10 शब्द के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ हमारे सामने है या नहीं, ये बताओ। ऐसे बोलो सर बिल्कुल क्लियर है, बेसिक जानकारी तो क्लियर है सर, कम से कम लिखने की कंडीशन में तो है सर अभी हम। आप ये बोल सकते हो सर हमें नहीं समझ में आया कि आपने लिखाया क्या है, हमें एक भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है। जब आप समझाओगे तो ये चीजें अपने आप मुझे समझ में आने लगेंगी। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है, देखिए कंडीशन पे चलते हैं हम लोग। मैंने क्या बोला आपसे कि गर्म और ठंडी हवाएं भूमध्य सागर के पास मिलती हैं, भूमध्य सागर में मिलेंगी। लिख देता हूं ये भूमध्य सागर है। अब यहां से जो जेट स्ट्रीम उत्पन्न होगी वो चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है तो इस प्रकार से गर्त और सुरंग बनाते हुए आगे जाएगी। गर्त सुरंग, गर्त सुरंग। याद रखना बेटा, इस जेट स्ट्रीम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर जेट स्ट्रीम कहीं पर सुरंग बनाए और कहीं पर गर्त बनाए तो इसका मतलब समझिएगा, जहां पर जेट स्ट्रीम अपना सुरंग बना दे, क्रेस्ट बना दे, समझ जाना कि वहां लो प्रेशर होगा, और जहां पर वो गर्त बना दे इसका मतलब वहां हाई प्रेशर होगा। यानी जेट स्ट्रीम जो पश्चिमी विक्षोभ है अगर वो कहीं गर्त बना रही है तो वहां हमेशा हाई प्रेशर होगा, और जहां पर हाई प्रेशर होगा वहां हवाएं कभी नहीं आएंगी, और जहां हवाएं नहीं आएंगी वहां वर्षा नहीं हो सकती है। यानी कि हाई प्रेशर के क्षेत्र में कभी भी वर्षा नहीं हो सकती। तो ये जो पश्चिम विक्षोभ जा रहा है भारत की तरफ, अगर यह गर्त बना दे भारत की जमीन पर तो भारत की जमीन पर हाई प्रेशर बन जाएगा, कभी वर्षा नहीं हो सकती। तो हम ये दुआ करते हैं कि जो पश्चिम विक्षोभ आया है वो भारत के उत्तर के मैदान में गर्त ना बना दे। हम तो भगवान दुआ करते हैं कि हे भगवान सुरंग बना के रखा रहे। इसीलिए हम पूजा करते समय किसी ने ध्यान नहीं दिया है, जब हम माथे पर तिलक लगाते हैं तो ये रिंग फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। रिंग फिंगर अपने आप में सुरंग को दर्शाता है। किसी भी भगवान को चढ़ाते हैं तो हम सुरंग से चढ़ाते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे भारत के ऊपर सुरंग बना रहे, यानी कि लो प्रेशर की स्थिति बना रहे, जिससे भारत में मानसून अच्छा आए। क्योंकि भारत में मानसून अच्छा आने का मतलब भारत की फसल अच्छी होना।
भारत का पूरा जो फसल है वो मानसून का जुआ है। मानसून खराब, भारत का किसान बर्बाद। मानसून अच्छा, भारत का किसान अच्छा। और अगर भारत का किसान की फसल अच्छी हुई तो वो फसल बाजार में बेचेगा, वो अगर बाजार में बेचेगा तो निश्चित तौर पर उससे पैसा मिलेगा। वो किसान की जेब में अगर पैसा होगा तो पैसे का एक ही उद्देश्य है, खर्च करना। और किसान ने अगर खर्च कर दिया तो वो मांग बढ़ाएगा। वो अगर मांग बढ़ गई तो उत्पादन होगा। वो अगर उत्पादन हुआ तो उन कंपनियों को फायदा होगा। उन कंपनियों को फायदा हुआ तो उनके शेयर ऊपर जाएंगे। अगर उनके शेयर ऊपर गए तो शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। इसका मतलब अगर भारत में जिस साल मानसून अच्छा आता है उस साल भारत का शेयर मार्केट ऊपर जाता है, और भारत में जिस साल शेयर मार्केट नीचे जाएगा समझ जाना उस साल भारत का मानसून अच्छा नहीं रहा होगा। तो भारत के मानसून से शेयर मार्केट का भी संबंध है। भारत के मानसून से भारत की मांग और मुद्रास्फीति का भी संबंध है। इसलिए भारत का मानसून केवल भूगोल नहीं है, भारत का मानसून अर्थशास्त्र है, भारत का मानसून समाज है। भारत के मानसून को केवल भूगोल तक सीमित मत कर देना। यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह एक फीलिंग है जो पूरे भारतीयों को एक साथ जोड़े हुए है। इस चीज को समझिएगा। भारत का मानसून खराब होने का मतलब है कि दंगे की स्थिति बन जाना, भुखमरी की स्थिति बन जाना, गृह युद्ध की स्थिति छिड़ जाना। भारत के मानसून जिस दिन अच्छा आएगा उस साल भारत के पूरे राज्यों में शांति का माहौल रहेगा। जिस दिन अशांति का माहौल लगे समझ जाना कि लोग परेशान हैं। लोग क्यों परेशान होते हैं? खाने पीने को नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो लोग कृषि में लगे हुए थे, भारत की कृषि में पहले से ही प्रचंड बेरोजगारी है, यानी काम में लगे हुए हैं लेकिन पैसा नहीं मिलता। और अगर मानसून खराब हो जाए तो वो प्रचंड बेरोजगारी वाले लोग कहाँ जाएंगे? फिर वो शहरों की तरफ भागते हैं मजदूरी करने के लिए। वो जिस गांव से आए उसका कल्चर अलग है, शहर का कल्चर अलग है। फिर टकराव होता है और आपस में मनमुटाव, लड़ाई होना शुरू होती है। फिर विभिन्न प्रकार के मुद्दों में फंसना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम फ्री बैठे हैं। इसीलिए भारत के मानसून को भारत के जीवन का आधार मानकर चलना है। यह कोई भूगोल का एक मात्र विषय नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो यहां से भूमध्य सागर से ये जो हवाएं उठी तो ऊपर सुरंग बना, नीचे गर्त बना। अब ये ऊपर देखो जा रहा है, ये पश्चिम विक्षोभ जा रहा है। ये सुरंग, ये गर्त, ये सुरंग, ये गर्त। दिखा आप लोगों को? यहीं पर एक काम करना है। जैसे ही सितंबर अक्टूबर का महीना आता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में ये जो पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, यह पश्चिम विक्षोभ हिमालय के पश्चिमी हिस्से से टकराता है और यह दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसकी एक शाखा हिमालय के उत्तर की ओर चली जाती है और इसकी एक शाखा भारत के उत्तर के मैदान के ऊपर आकर बैठ जाती है। अब मुझे ये बताओ, ये लाल रंग से जो बनाया ये क्या है? हिमालय है। जो काले रंग से ये सांप जैसी संरचना बना रहा हूं ये पश्चिम विक्षोभ है। यह भूमध्य सागर से उत्पन्न हुई और पश्चिम से पूरब घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ रही है। चूंकि भूमध्य सागर से इसने आर्द्रता ग्रहण की होगी, उसके बाद इसे काला सागर मिला होगा, यहां से आर्द्रता ग्रहण की। उसके बाद इसे कैस्पियन सागर मिला होगा, फिर यहां से आर्द्रता ग्रहण की। फिर फारस की खाड़ी मिली, वहां से उसने आर्द्रता ग्रहण की और इसके अंदर आर्द्रता है। तो निश्चित तौर पर यह भारत के जिस क्षेत्र में जाएगी वहां पर पानी बरसा सकती है। चूंकि वर्षा ठंडियों में होगी तो पानी की बूंदें जम सकती हैं। पानी की बूंदें जमने के बाद बर्फ का रूप लेती हैं और वही बर्फ या तो ओले के रूप में या स्नोफॉल के रूप में, जिसे हम बर्फबारी कहते हैं, उस रूप में प्राप्त होती हैं। और चूंकि यह भारत के उत्तरी हिस्से से टकरा रही है, इसीलिए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होने के लिए जिम्मेदार जो कारक है उसी को हम पश्चिमी विक्षोभ कह रहे हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ न केवल भारत में ठंडी हवाएं लेके आ रहा है बल्कि भारत में वर्षा के लिए जिम्मेदार भी है। दूसरा, भारत में ओलावृष्टि और बर्फबारी के लिए भी जिम्मेदार है। चूंकि यह भारत के उत्तरी राज्यों से संपर्क में है, इसीलिए सामान्यतः पश्चिम विक्षोभ से भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्य ही प्रभावित रहते हैं। पूरब के राज्य इससे कम प्रभावित होंगे। वो मैं प्रश्न बना के दिखाऊंगा कि प्रभावित कैसे होते हैं, उसके लिए समय है। अभी तो आप ये समझो कि लाल रंग से बनाई हुई इस हिमालय की संरचना में जब पश्चिमी विक्षोभ आकर टकराता है तो वह दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है। अब चूंकि इसका नेचर कैसा है, ठंडा या गर्म, तो तुम बोलोगे ठंडा है। ठंडी हवा कैसी होती है? भारी होती है। भारी हवा कहां बैठती है? नीचे बैठती है। तो जब यह उत्तर के मैदान में आ गई है तो निश्चित तौर पर इस पूरे उत्तर के मैदान में पूरा का पूरा ठंडा माहौल बना देगी सितंबर अक्टूबर के महीने में। हाँ सर। और जब इस पूरे उत्तर के महीने में ठंडा माहौल बन रही है तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि यहां पर हाई प्रेशर बना हुआ है। तो निष्कर्ष ये निकला है कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भारत के उत्तरी मैदान में हाई प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। हाई प्रेशर क्यों बना रहा है भारत के उत्तरी मैदान में, कोई बताएगा मुझे?
सर इसलिए बना रहा है क्योंकि इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से हुई, वो भी ठंडियों के समय में हुई। इसका नेचर है ठंडा, तो यह जहां जाएगी वहां एरिया कर देगी ठंडा। तो अगर उत्तर भारत के मैदान में पहुंची तो जमीन हो गई ठंडी, हवा टकराई ठंडी, तो पूरे एरिया में हवा ठंडी, ठंडी हवा भारी, तो उत्तर मैदान की पूरी हवा कहां बैठेगी? नीचे। इसीलिए उत्तर के विशाल मैदान में कैसा प्रेशर बन रहा है? हाई प्रेशर। और ये महीना कब का चल रहा है? सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर, फिर आएगा नवंबर, फिर आएगा दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च। अब इसको यहां अप्लाई करके देखो, इस पूरे ड्रामे को अब तुम समझ पाओगे कि ये है 0 डिग्री, दिख रहा है लाल? हाँ, इसको काला कर दूं क्या थोड़ा? ये है 0 डिग्री। फिर 0 डिग्री पर देखो, मार्च के महीने में भी आता है सूरज और सितंबर के महीने में भी आता है सूरज। अभी हम किस कंडीशन में खड़े हैं मुझे बताओ? सितंबर। तो सूरज कहां जा रहा है? सितंबर के बाद अक्टूबर, नीचे जा रहा है, फिर नवंबर और फिर दिसंबर। 22 दिसंबर को सूरज मकर रेखा पर होगा। इसका मतलब है कि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी और उत्तरी गोलार्ध में ठंड होगी। तो ठंड है ना, पूरा पश्चिमी विक्षोभ ने आकर पूरा माहौल बना दिया है ठंड का। अब दिसंबर के बाद अब आओ ऊपर, जनवरी, सूरज ऊपर आने लगा है, फरवरी, और सूरज आ गया विषुवत रेखा पर मार्च। पॉइंट समझना बाबू। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, और जैसे ही अप्रैल आएगा तुम मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या यह अप्रैल यहां पर ITCZ को विस्थापित करेगा? क्योंकि अब 8 डिग्री पे ITCZ आ गई ना, और ITCZ कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर। अब यह ITCZ ऊपर की ओर विस्थापित हो रही है, ये लो प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये लो प्रेशर जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। और जहां जहां ITCZ पहुंच चुकी है वहां वहां वर्षा हो चुकी है। इसका मतलब इस वाले एरिया में पानी बरस रहा है। क्यों बरस रहा है पानी? क्योंकि यह पूरा एरिया लो प्रेशर का हो चुका है, यहां ITCZ आ गई है। और यहां पर दक्षिण की व्यापारिक पवनें ITCZ का पीछा करते हुए दनादन वर्षा करा रही हैं दक्षिण भारत में। अब उत्तर भारत के लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया अब तो मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया, मध्य प्रदेश में वर्षा ही नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ही नहीं हो रही है, दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, गर्मी में मरे जा रहे हैं, महाराज वर्षा करा दो। लेकिन ध्यान से देखो, ये ITCZ तो लो प्रेशर का क्षेत्र है ना, और यहां पर जब तक लो प्रेशर नहीं होगा क्या ITCZ ऊपर जा पाएगा? नहीं। तो ITCZ कुछ समय के लिए यहां रुक जाता है 16 डिग्री पर। इसीलिए दक्षिण भारत में वर्षा हो रही होती है और उत्तर भारत में सूखा पड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि ITCZ उत्तर की ओर नहीं जा रहा है। उत्तर की ओर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वहां हाई प्रेशर बना हुआ है। हाई प्रेशर किसने बना दिया था? इस पश्चिमी विक्षोभ ने, और यह उत्तर भारत पर बैठी हुई है। अब यहां से अगर इसको हटा दिया जाए तो निश्चित तौर पर यहां पर लो प्रेशर बन जाएगा, पर इसको हटाने के लिए इसको गर्म करना पड़ेगा। हवा है ना ये। अब ये तुम्हें कैसी दिखाई देगी उस चीज को इमेजिन करना सभी बच्चे। ये है तुम्हारा हिमालय, ये हिमालय दिख रहा है। अब इस हिमालय का ये वाला ढाल उत्तर की तरफ है, ये वाला ढाल दक्षिण की तरफ है। ऐसे उठाओ, ये ढाल उत्तरी, ये ढाल दक्षिणी और ये ढाल उत्तरी। सब बच्चे एक बार ऐसे डन करो कि सर हम बिल्कुल कनेक्ट हो पा रहे हैं, हम कहीं भी डिस्कनेक्ट नहीं हुए। एक बार प्यार से ऐसे बोल दो तो मैं आगे और कंटिन्यू करूं। ऐसे बोलो सर बिल्कुल इमेजिन हो रही है चीजें। एक बार ऐसे बोल दो, ठीक है। अब ये हिमालय, ये वाला ढाल दक्षिण वाला यहां पर, तो मेरे पीछे वाला ढाल ये यहां पर, यहां से पश्चिम विक्षोभ आया, टकराया, दो भागों में टूट गया। एक शाखा ये आई, ये है उत्तर का मैदान, और वहां ठंडी होकर बैठ गई। अब जब तक यहां बैठी रहेगी ना तब तक ITCZ ऊपर नहीं आएगा। तुम ये मानो कि ये ITCZ ना हुआ, बारात में रूठा हुआ वो फूफा हो गया जिसने ज्यादा दारू पी ली है। तो फूफा डले हुए हैं, दूल्हा ये रहा लाल रंग का, बारात चल चुकी है, लेकिन जहां बारात टीका होना है वहां पर फूफा दारू पी के डले हुए हैं। पंडित जी ने जगाया, जग जाओ बारात का आने का समय हो गया। फूफा टल ली। फूफा को कौन उठा सकता है? बुआ। और यहां बुआ की भूमिका कौन निभाएगा? सूरज।
यहां बुआ की भूमिका कौन निभाएगा? सूरज। तो सूरज गर्माता हुआ, तनतनाता हुआ फूफा के पास पहुंचा, और जब सूरज जून जुलाई में ऊपर पहुंचेगा उत्तर भारत पर तड़कड़ाता हुआ, तो फूफा जो डले हुए थे ठंडे एकदम, उनका नशा उतरेगा, बुआ ऊपर खड़ी है। तो फूफा जो 3-4 महीने पूरे उत्तर भारत में ठंडी बना के रखे थे, जैसे ही सूरज आएगा जून में, 21 जून पे, 15 दिन में तो गर्म कर देगा फूफा को। तो जैसे ही वो पश्चिम की हवाएं जो ठंडी थी गर्म होंगी, गर्म चीज बेटा हल्की होती है, तो वही शाखा जो यहां पर उत्तर भारत में फैली हुई थी, गर्म होकर ऐसे ऊपर उठेगी, ऐसे ऊपर उठेगी, और हिमालय को पार करके वो अपनी दूसरी शाखा से मिल जाएगी जाके। और जैसे ही यहां से ये वाली शाखा उठकर हिमालय को पार करके दूसरी शाखा से मिली, तो ये वाला एरिया खाली हो गया। अब यहां पे ठंडी हवाओं का प्रभाव खत्म हो गया, और जैसे ही यहां ठंडी हवाओं का प्रभाव खत्म होगा, वैसे ही ITCZ फिर ऊपर की ओर जाने लगेगी, और वह उत्तर भारत में पहुंचकर उत्तर भारत में वर्षा कराएगी। पर अगर ITCZ यहां उठने में देरी कर दे, या पश्चिम विक्षोभ की ये शाखा उठने में देरी कर दे, तो ITCZ यहीं पर रुक जाएगा। वो ITCZ जहां रुकेगा, तो उसके नीचे वाले हिस्से में वर्षा होगी, यानी ये वाला हिस्सा पूरी वर्षा करेगा, तो दक्षिण भारत में बाढ़ आ जाएगी। केरल का इडुक्की बांध इसीलिए टूटा था। और उत्तर भारत जो था वो लो प्रेशर की वजह से या हाई प्रेशर की वजह से वहां पे वर्षा के अभाव में रह जाएगा, और वहां सूखा आ जाएगा। तो उत्तर भारत में सूखा और दक्षिण भारत में बाढ़, ये किसकी वजह से हुआ? इस फूफा की वजह से जो यहां पर फैला हुआ डला है। तो क्या मैं पश्चिमी विक्षोभ को आपको इस स्तर पर समझा पाया हूं कि पश्चिमी विक्षोभ एक्चुअली भारत में उत्तर के मैदान में हाई प्रेशर बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, सर्दियों में बनाता है, लेकिन जब सूरज उत्तर की ओर आने लगता है, तो वह हाई प्रेशर धीरे धीरे लो प्रेशर में कन्वर्ट होता है। जितनी जल्दी वो लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, ITCZ उतनी जल्दी ऊपर पहुंच जाएगी। जितना देर होगा भारत के मानसून में देरी आने में, उतना टाइम लगेगा। तो भारत के मानसून में होने वाली देरी का सबसे प्रमुख कारण है कि यह फूफा ज्यादा दारू पी लेता है, और अगर फूफा लेट से खड़े होंगे तो पूरी बारात का सिस्टम बिगड़ जाएगा। इतने में नीचे बाढ़ और ऊपर सूखे की कंडीशन हो जाएगी। सर यहां तक एक बात बिल्कुल समझ में आ गई है? अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो मैं इसी बात को तुम्हारे इस मैप पर अप्लाई करके दिखाता हूं, जो हम लोगों ने कल बनाया था, जो हम लोगों ने कल बनाया था। देखो ध्यान से, यह बात सही है कि यहां पर गर्म हवाएं और ऊपर से आने वाली ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं। सर कोई दिक्कत नहीं, हमें बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही है। मिलेंगी तो कोहरा बनेगा, जेट स्ट्रीम बनेगा। अब वही जेट स्ट्रीम यहां से इस प्रकार से चलना शुरू होगी। जा रही है, दिख रही जाती हुई, ये जेट स्ट्रीम जा रही है। इसकी एक शाखा ऊपर की ओर और एक शाखा नीचे की ओर जाकर ऐसा तांडव दिखाती है। क्या ये मैं समझा पाया हूं आपको? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जब यहां पर जेट स्ट्रीम चल रही है तो ये कौन से साल का महीना है? तुम सोच कर देखो, बताओ मुझे। ये जो मैं ड्रामा कर रहा हूं ये किस महीने में कर रहा हूं? क्या मार्च अप्रैल में ड्रामा कर रहा हूं? ये नहीं सर, ये ड्रामा आप सितंबर के बाद कर रहे हैं। इसका मतलब है यह सब सर्दियों के समय में ड्रामा कर रहा हूं, और ड्रामा करने में मैं बहुत आगे हूं। ये पूरा ड्रामा तो यहां पर कैसा प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा मुझे बताओ, यहां पर कैसा प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा? तो जवाब है ये वाले एरिया में हाई प्रेशर या लो प्रेशर? तो जवाब है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर के लिए जिम्मेदार कौन हो गया? पश्चिम विक्षोभ की दक्षिणी शाखा, ये पश्चिम विक्षोभ की उत्तरी शाखा। तो ये हो गया है पश्चिमी विक्षोभ।
ये है उसकी उत्तरी शाखा। तो ये वाली अपने आप समझ में आ जाएगी, दक्षिणी शाखा। भारत में मानसून कौन लाता है? भारत में मानसून लाता है ITCZ। भारत में मानसून कौन लाएगा? ITCZ। भारत में मानसून कब आएगा मुझे बताओ? भारत में मानसून आता है मार्च के बाद, क्योंकि मार्च पे विषुवत रेखा पर ITCZ होती है। फिर अप्रैल में 8 डिग्री पर ITCZ आ गई, और जैसे ही 8 डिग्री पर ITCZ आई तो दक्षिण की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके ITCZ में प्रवेश करना शुरू कर दी। अब यह ITCZ रोज धीरे धीरे ऊपर जा रही है। तो यह दक्षिण की व्यापारिक पवनें धीरे धीरे इस ITCZ में प्रवेश करके इन राज्यों में वर्षा करा रही है। तो इसका मतलब अगर ITCZ यहां तक आ गई है तो भारत के इन राज्यों में वर्षा हो चुकी है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा। अब वर्षा उत्तर के राज्यों में भी होनी है, पर ये जो ITCZ है ये एक प्रकार की बारात है, और ये सब बाराती हैं। तो जब बारात पहुंचती है गांव में, कैसे पहुंचती तुम मुझे बताओ? ये रहा, बारात गांव में एंटर कर गई, तो जिसके घर में बारात रुक जाती है वहां पे दम 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 डांस, नाच गाना शुरू। तो मान लो कि यह ITCZ केरल पे रुक गई, तो पूरी वर्षा कहां होगी? केरल पर। फिर गई कर्नाटक, तो केरल में तो वर्षा हो रही थी, अब कर्नाटक में भी शुरू। फिर गोवा, केरल में तो हो ही रही थी, कर्नाटक में तो हो ही रही थी, अब गोवा में वर्षा शुरू। फिर महाराष्ट्र, केरल में तो हो ही रही है, बंद तो होगी नहीं, कर्नाटक में भी हो ही रही है, गोवा में भी हो ही रही है, अब महाराष्ट्र में वर्षा शुरू। लेकिन टीका कहां चढ़ाना है? गंगा के मैदान पर, और बारात जा रही है, और जहां टीका चढ़ना है वहां फूफा दारू पी के डले हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा एरिया ठंडा हो चुका है, क्योंकि ये सितंबर से यहाँ अपने बिस्तर लगा के बैठे ना। सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। अब अप्रैल में सूरज अभी यहां पर है, मई में यहां पर होगा, और जून में जाके यहां होगा। अब जैसे ही जून में आएगा तो जाते ही तो गर्म करेगा नहीं सूरज, 8-10 दिन का टाइम लेगी। तो अगर बहुत ज्यादा ठंडक का एरिया है, बहुत ज्यादा ठंडक का एरिया है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ITCZ को ऊपर जाने में समय लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि यह ITCZ धीरे धीरे ऊपर जाती है, और ये वाला हिस्सा यहां से गायब हो जाता है, और पूरा वर्षा का पानी फिर ऊपर जाएगा। इस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ भारत के मानसून को प्रभावित करता है। तो पश्चिमी विक्षोभ भारत के मानसून को स्लो कर सकता है। पश्चिमी विक्षोभ भारत के मानसून को विभंगित कर सकता है। यहां विभंगित कहने का मतलब कि अगर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में है तो दक्षिण भारत में बाढ़ आ जाएगी और उत्तर भारत में सूखा हो जाएगा। सर अगर फूफा को जल्दी हटा दिया जाए, फूफा को बारात में ही लेके ना जाए तो ना। एक बात ध्यान रखना बाबू, अगर फूफा जल्दी हट जाए तो बारात समय से पहले पहुंच जाएगी, और बारात अगर समय से पहले पहुंच गई और टीका का टाइम है तो बाराती सब बेवड़े हैं, ये शिवालिक के दक्षिण हिस्से में इतनी वर्षा करेंगे कि वहां बाढ़ आने की संभावना हो जाएगी। इसलिए फूफा का महत्व है। तो फूफा से यह निवेदन करना है हम लोगों को, फूफा से यह निवेदन करना है हम लोगों को, फूफा से यह निवेदन करना है हम लोगों को, फूफा जी टाइम से खड़े हो जाना है। फूफा नहीं आएंगे तो भी दिक्कत है, तो उत्तराखंड में बाढ़ आ जाएगी। ध्यान रखना। और फूफा ज्यादा देर रहे तो दक्षिण में बाढ़ आ जाएगी। इसीलिए फूफा को टाइम से जगाने की जिम्मेदारी बुआ की है। बुआ माने सूरज। सूरज टाइम पे जाता है, उनको जगाता है, और फिर वो इस प्रकार से काम करते हैं। अब मुझे बताओ, क्या मैं आप तक ये बात पहुंचा पाया हूं कि पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार से भारतीय मानसून को प्रभावित कर रहा है? अगर मैं आप तक ये बात पहुंचा पाया हूं तो फिर बात खत्म, क्लियर हो गई बात। पश्चिमी विक्षोभ है, पी क्रिएट करता है, तो मावठा कैसे आता है? हाई प्रेशर क्रिएट करता है तो मावठा कैसे आता है? बस मैं उसी पे आ रहा हूं, अभी समझाऊंगा मैं। अंजलि पहले ये बताओ कि पश्चिम विक्षोभ के कारण यहां पर हाई प्रेशर रहता है। मावठा वाली कहानी अभी मैं समझाऊंगा। पहले आप लोग ये बोलो कि सर ये वाला तो यहां तक समझ में आया। अब अंजलि मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने ये नहीं कहा है कि पश्चिम विक्षोभ हाई प्रेशर क्रिएट करता है। इस वाले सेंटेंस को देखो जरा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि पश्चिम विक्षोभ एक प्रकार से निम्न दाब के क्षेत्र हैं। वो इटसेल्फ लो प्रेशर एरियाज हैं।
तो सर आपने जस्ट अभी बताया था कि हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं। मैंने ये कहा था कि यदि पश्चिमी विक्षोभ का गर्त बन जाए तो वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इसका मतलब यहां पे वो गर्त बना रहा है। यहां पर क्या बन रहा है बेटा? गर्त बन रहा है। अंजलि बहुत क्लियर आवाज समझना बेटा। किसी से ये मत कह देना कि पश्चिमी विक्षोभ हाई प्रेशर के केंद्र होते हैं, नहीं, वो लो प्रेशर के केंद्र होते हैं, क्योंकि वो अपने आप में चक्रवात है। एक्चुअली पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा भारत में चक्रवाती वर्षा का उदाहरण है। 4 प्रकार से वर्षा होती है: पर्वतीय वर्षा, बाताग्री वर्षा, संवानी वर्षा और चक्रवाती वर्षा। तो जो अभी वर्षा का वितरण पढ़ाऊंगा तो और चीजें क्लियर होंगी। अभी तो कई लोगों को यह नहीं मालूम कि पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा और लौटते हुए मानसून से होने वाली वर्षा में क्या अंतर है। उतना ही अंतर है जितना भारत और अमेरिका में है। पर वो बातें तब समझ में आएंगी जब हम एक एक चीज को क्लियर करते हुए आगे चलें। मैं मानता हूं कि अंजलि आपका ये डाउट एकदम क्लियर होगा और अब आप दोबारा ये किसी से नहीं कहोगे कि पश्चिम विक्षोभ हाई प्रेशर का केंद्र है। पश्चिम विक्षोभ लो प्रेशर का सेंटर है, लेकिन वो तरंग के रूप में चलती है। तो सुरंग बनाती है वहां लो प्रेशर बना देंगी, और जहां गर्त बनाती है वहां हाई प्रेशर बना देंगी। एक्चुअली वो यहां पर गर्त बना रही है। हाँ सर, ये बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंजलि बोल दो भैया कि क्लियर है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से। पश्चिम विक्षोभ क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? पश्चिम विक्षोभ प्री के लिए फैक्ट, प्री के लिए। हाथों हाथ इसको प्री में कंप्लीट कर लो, खत्म बात। पहला, भारत में कुल वर्षा का 3%, कुल वर्षा का लगभग 3% वर्षा कराते हैं। पश्चिम विक्षोभ से भारत में मान लो अगर 100% वर्षा होती है तो पश्चिम विक्षोभ से कितने परसेंट वर्षा होगी? 3%। वो सिखाऊंगा आगे अभी मैं। प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र उत्तर पश्चिम राज्य, ये भी अभी सिखाऊंगा, परेशान मत होना, इसमें बहुत अच्छा फंडा है। उत्तर पश्चिम राज्य, उदाहरण उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। एटीसी। तो उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश। बताओ पश्चिम विक्षोभ से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन सा है? सीक्वेंस ही लिखा है मैंने, सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य उत्तराखंड, सीक्वेंस ही लिखा है, ध्यान रखना, है ना। प्रभाव, सकारात्मक, सकारात्मक प्रभाव में पहला, रबी की फसल जैसे गेहूं, चना इत्यादि। अफीम की फसल, इसीलिए बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप। अमृत बूंदे, मावठा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में।
तो पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मध्य प्रदेश और राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? मावठा के नाम से जानते हैं। नकारात्मक प्रभाव क्या है? पहला, शीतलहर, सुना है कभी? इसी की वजह से आता है। ओलावृष्टि, पाला इत्यादि। उत्तराखंड में भूस्खलन, उत्तराखंड में भूस्खलन। प्री के लिए 2 फैक्ट और ध्यान रखना। दिशा, या मैं कहूं यहां पे पश्चिम से पूर्व, पूछेगा पश्चिम से पूर्व जाते समय किसको प्रभावित करेगा? ईरान, देन अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, देन भारत। सागर की अगर बात की जाए पश्चिम से पूर्व, पहला भूमध्य सागर, उसके बाद क्या मिलेगा उसको? काला सागर। तीसरे नंबर पर क्या मिलेगा उसको? कैस्पियन सागर। चौथे नंबर पर क्या मिलेगा उसको? फारस की खाड़ी। प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे पहले वो कहां से आर्द्रता लेता है? भूमध्य सागर से, उसके बाद उसे काला सागर से, फिर कैस्पियन सागर से, फिर फारस की खाड़ी से। तो 4 जगह से आर्द्रता लेता है। इन 4 देशों से वो प्रभावित होता है। पश्चिम से पूरब इसका सीक्वेंस बना है। प्री भी खत्म, मेंस भी खत्म। खत्म पश्चिम विक्षोभ में। इससे तो जो प्रश्न बनेगा वो जब मैं उत्तर पूरब मानसून पढ़ाऊंगा तब तुम्हें ये अंतर समझ में आएगा कि पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा और उत्तर पूरब मानसून से होने वाली वर्षा में कितना फर्क है। तो ये अपना आराम से वीडियो पॉज करके बनाते रहिएगा। चलो चलिए, तो सर आपने अभी हमें पढ़ाया है पश्चिम विक्षोभ। अब इस पश्चिम विक्षोभ का पूरा मुझे कंटेंट प्रोवाइड करवा दीजिए जिससे मैं एक बार में इसको कंप्लीट कर पाऊं। यहां पर लिखा हुआ है पश्चिम विक्षोभ, देख लो एक बार। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ एक प्रकार के तूफान है, ठीक है, चक्रवात तूफान ही होता है, जो कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। प्रमुख रूप से भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, लेकिन अगर सागर की बात हो तो 4 सागर मैंने लिखाए हैं। अब आप समझ जाओगे कि इनमें से कोई एक हो सकता है। कैस्पियन हो सकता है, भूमध्य हो सकता है, काला हो सकता है और फारस की खाड़ी हो सकता है। कंफ्यूजन मत रखना वहां पर। उत्तर पश्चिम भारत में गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। मानसूनी वर्षा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम वर्षा को ही मानसूनी वर्षा कहते हैं। ये दक्षिण पश्चिम का हिस्सा नहीं है। जब वर्षा भारत में पढ़ाऊंगा, वर्षा का वितरण पढ़ाऊंगा, तो वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये दिमाग रखना कि यह गैर मानसूनी वर्षा के लिए जिम्मेदार है। यह विक्षोभ पश्चिम से पूरब दिशा की ओर चलता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब की ओर। यह ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है। लिखा दिया मैंने। विक्षोभ का तात्पर्य होता है विक्षुब्ध, यानी अवरोध उत्पन्न करने वाला। इन्हें भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले बहिरुष्ण उष्ण कटिबंधीय तूफान, बहिरुष्ण का मतलब एक्स्ट्रा, उष्ण का मतलब ट्रॉपिकल, कटिबंधीय तूफान का मतलब साइक्लोन। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां पर मैंने लिखाया है प्रकृति कैसी है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो बच्चा समझ पा रहा होगा उसके लिए पर्याप्त है। यहां मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं पीडीएफ बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, इसी बेरेमी से पीडीएफ पढ़ूंगा। अगर क्लास ईमानदारी से की है तो पीडीएफ तुम्हारे लिए मजाक होगी। पश्चिम विक्षोभ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का ही एक वर्ग है, जिसकी उत्पत्ति का सिद्धांत नॉर्वे के 2 प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक जरकनीज, बी जरकनीज और जे जरकनीज ने दिया है, जिसे ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत कहा जाता है। क्या प्रभाव पड़ता है पश्चिमी विक्षोभ का? कृषि पर प्रभाव पड़ता है कि रबी की फसल के लिए फायदेमंद है। इसे मावठा कहते हैं, जो कि मैंने आपको सिलेबस में या नोट्स बनाते समय बता दिया है। पर्यटन के लिए बड़ा अच्छा है। पश्चिमी विक्षोभ से बर्फबारी होती है तो लोग माहौल बनाने के लिए शिमला विमला जाएंगे। चलो भैया, बाबू के साथ माहौल बना के आते हैं, है ना। और फिर डब्बे में, ड्रम में, सीमेंट में पैक मिलोगे 4 टुकड़ों में। जल संसाधन, बर्फ पिघलने से गर्मियों में जब बर्फ जमेगी, पश्चिमी विक्षोभ बर्फ जमाएगा, बर्फबारी करेगा, तो गर्मियों में बर्फ पिघलेगी पहाड़ियों से, तो नदियों में जल की पर्याप्त मात्रा होगी। बेमौसम बारिश के लिए भी जिम्मेदार है और जलवायु परिवर्तन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
तो एमपीपीएससी अगर हमसे पश्चिम विक्षोभ के लिए प्रश्न पूछता है तो हमारे पास कंटेंट सीधा सीधा है, पर याद रखना ये केवल कंटेंट है, फॉर्मेटिंग तो तुमको क्लास के दौरान ही सिखाई जाएगी। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग यहां तक ये समझ चुके हैं कि पश्चिम विक्षोभ आखिरकार है क्या। अब बोलो कि ये बात क्लियर है, ये मैप आप लोगों को अब समझ में आने लगा होगा। हम इसी मैप पर धीरे धीरे से काम करते हुए आगे चल रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने पश्चिम विक्षोभ को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये मानते हैं कि सर हम पश्चिम विक्षोभ 100% लिख सकते हैं? पहली बात तो ये कंटेंट तुम्हारे सामने है प्री के लिए, ये कंटेंट मेंस के लिए तुम्हारे सामने है। अगर आप इसी कंटेंट को फॉलो कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। कितने परसेंट लिख पाओगे? 100%, 80%, 20%, 30%, कितने परसेंट लिख पाओगे? तो जिस बच्चे को ये वाला मैप क्लियर होगा ना, वो पश्चिम विक्षोभ में आराम से जितना चाहे उतना लिख सकता है। हम्म। प्रश्न। पश्चिम विक्षोभ भारतीय पश्चिम विक्षोभ उत्पत्ति को समझाते हुए भारतीय मानसून के साथ इसके संबंधों पर प्रकाश डालिए। पश्चिम विक्षोभ उत्पत्ति को समझाते हुए भारतीय मानसून के साथ इसके संबंधों पर प्रकाश डालिए। आप ध्यान से सुनना, जब हम कोई उत्तर लिखने जाते हैं ना तो 200 शब्द हैं। अब इन 200 शब्दों का प्रयोग कैसे करना है, अंडरलाइन कर लो कौन कौन शब्दों पे चर्चा करनी है। एक तो पश्चिम विक्षोभ पे थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, फिर उसकी उत्पत्ति पे चर्चा कर सकते हैं कैसे होगी, फिर सीधा सा है उसके जो संबंध हैं भारतीय मानसून के वो आपको बताना, या भारतीय मानसून को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के इन तीन चीजों पर अगर प्रकाश डालते हुए अच्छे से उत्तर लिख दिया तो मैं मानूंगा कि उत्तर की डिमांड पूरी की गई। तो आज की क्लास में हमने पश्चिम विक्षोभ को कंप्लीट कर लिया है। कोई डाउट हो तो मैसेज करो। कोई डाउट हो तो मैसेज करो। बाबा विलुप्त होने वाले हैं, इससे पहले
कि बाबा अंतर ध्यान हो जाए, अपने मन की उम्मीदों, मन की भावनाओं को कमेंट बॉक्स में प्रकट करें। बाबा सीधे अब मंडे को मिलेंगे अल्नीनो और लानीनो के साथ। ये अल्नीनो और लानीनो क्या है वो आपको मंडे को समझ में आएगा। जप नाम, भागो यहां से, चलो।